नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी परिचय की मोहताज हो। 2008 बैच के आईएएस अधिकारी सोनल गोयल जी, लंबा अनुभव, झज्जर में भी डीसी रहे। स्वागत है मैम आपका थैंक सबसे यू। पहले तो। और हमें समय दिया और इतने दिनों बाद आपसे मुलाकात जी का जी, मौका काफी मिला। साल बाद मुलाकात हुई आपसे। अच्छा भी लग रहा है आपसे मिलकर। सेम। तो सबसे पहले सवाल तो हम यही करते हैं, जो आपका प्रशासनिक अनुभव रहा और इस पूरे सफर को आप किस तरह से देखते हैं, अगर बात की जाए तो। बाकी सवालों के बाद मुझे में लगता है कि सफर ओवरऑल काफी सेटिस्फाइंग रहा। और जैसे मेरा मूलतः कार्डर त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा के इनिशियल मेरे 8-9 साल थे, मैंने त्रिपुरा में काम किया। वहाँ पे बहुत ही क्लोजली फील्ड में काम किया, ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ काम किया। उसके बाद हरियाणा में आई, हरियाणा में फेडरेशन में 4 साल का टेन्योर रहा। वहाँ भी कोशिश यही रही कि जो भी स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं सरकार के, वो लोगों के साथ एक जन भागीदारी में कैसे इम्प्लीमेंट किए जाए, वो हमेशा मेरी कोशिश रही। और लोगों का भी काफी सपोर्ट मुझे रहा। और उसके बाद फिर त्रिपुरा ज्वाइन किया, तो लगभग अब 17-18 साल हो गए हैं इस सर्विस का पार्ट रहते हुए। तो मुझे लगता है कि काफी सारी लर्निंग्स रही, काफी सारे ऐसे चीजें, नए दृष्टिकोण आए जो कि आप जब तैयारी कर रहे होते हो तब नहीं सोचते हो। और ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही रही कि ये जो लर्निंग है वो यही है कि अगर आपको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, आई वुड नॉट से सक्सेसफुल, बट अगर एक इम्पैक्ट लाना है तो वो लोगों के साथ जुड़ के ही आ सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग है, चाहे त्रिपुरा में रही हो चाहे हरियाणा में रही हो। हरियाणा और झज्जर की मैं बेसिकली बात करूँ कि मेरी प्राथमिकता तो वही है। झज्जर में भी आपका अनुभव अगर देखा जाए कैसा, कि 1.5 साल 1.5 साल के आप आसपास मैं वहाँ थी। रहे। जी, 8 साल पहले शायद वहाँ आते हैं ना, मैं तो 2017 अगस्त हाँ में ज्वाइन किया था और फरवरी 2019 तक थी मैं। हाँ, तो 1.5 साल का वो अनुभव आप जी। कैसे देखते बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस है। और सबसे अच्छी बात तो यही रही झज्जर की कि लोग बहुत सिंपल हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर ऑफिसर उनको लगता है कि अच्छे माइंडसेट के हैं हैं? और काम करना चाहते हैं, तो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। हम्म, और मैंने जितने भी हमारे कैंपेन्स थे, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम की भागीदारी की बात रही हो, या हमारा स्वच्छ भारत मिशन प्रोग्राम की बात रही हो, या हमारे स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की, या एजुकेशन को बढ़ावा देने की, तो सारे ऑफिसर्स की टीम ने भी बहुत अच्छी तरह काम किया और लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। हालांकि जब मैं झज्जर में इनिशियली आई थी, तो जब मैंने ज्वाइन किया तो कुछ ऐसा मुझे कई कई जगह पे फील्ड विजिट में भी ऐसे लगा कि थोड़ा, क्योंकि वो एरिया थोड़ा पेट्रियार्की एक बार लगता डोमिनेटेड, है, जो भी नहीं आता है तो उसको एक बार लगता है। पेट्रियार्की डोमिनेटेड सोसाइटी मुझे लगा थोड़ी थोड़ी है। और बहुत सारी ऐसी कोई महिला कलेक्टर्स भी नहीं रही वहां पे, क्योंकि जिले में मेरे ख्याल से 2 या 3 ही लेडी लेकिन ऑफिसर्स आपके थी। बाद अब लगातार महिलाएं तो वहाँ, अब वो अभी भी अच्छी किसी बात महिला है, ही है। अब वो अच्छी बात है कि अब क्योंकि और वुमेन आ रही है सिविल सर्विसेज में, तो जैसे ज्यादा महिलाओं का सिलेक्शन हो रहा है, तो आ रही हैं और लेडीज आ रही है, वुमेन आ रही है, तो अब सब जगह फील्ड में भी जा रही है, तो वो एक बहुत अच्छा बदलाव है। तो ओवरऑल झज्जर बहुत मेमोरेबल है एक मेरे हमारा लिए। सूर्य सांझ कार्यक्रम में आपके चीफ गेस्ट में आया था, वो भी अगर आपको याद हो तो। सूर्य सांझ कार्यक्रम जी पत्रकारों की तरफ से जी रखा जी गया जी 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 जी, हाँ जी हाँ जी, इवनिंग में जो एक आपका प्रोग्राम हुआ था मुझे ध्यान है। तो हाँ, मतलब जो वहाँ पे मीडिया कम्युनिटी है, जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, इवन हमारे जो पब्लिक रिलेशन विभाग के जो ऑफिसर थे उस वक्त वहाँ पे, तो मुझे याद है नीरज जी नीरज फर्स्ट जी, पीपीआरओ, और दिनेश दिनेश जी, जी और ब्रजेंद्र जी वो एपीआर, एपीआरओ थे दोनों। उन दोनों का प्रमोशन अब हो गया अच्छे दिनेश एपीआर बन अच्छे दोनों प्रोफाइल जनरल पे है। हाँ, मुझे पता है। तो उन्होंने भी काफी, मतलब हमारा जो विभाग था, डीपीआर वाला जो विभाग होता है, उन्होंने भी काफी काम किया उसमें। कि इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप खुद नहीं डायरेक्टली लोगों तक पहुंचा पाते हो। तो उसमें क्या है कि जो हमारा जो मीडिया पार्टनर्स है, उनकी बहुत अहम भूमिका है कि वो सही तरीके से न्यूज को लिखें और उसको वेरीफाई करके लिखें, और उसमें जो फैक्ट्स हैं वो लिखा जाए।
तो ये जो एक कोऑर्डिनेशन रहा, उस वजह से मुझे लगता है कि इनफैक्ट मीडिया का, कम्युनिटी का, एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत अच्छा जो है तालमेल के साथ काम रहा वहाँ पे। आदिवासी एरिया में भी आपने काम किया, रिमोट एरियाज में भी काम किया, जी। कैसे देखते हैं चीजें? तो अगरतला त्रिपुरा में अगरतला तो कैपिटल है स्टेट की। मेरी जब 2009 में जब मैंने काटा ज्वाइन किया, तो ट्रेनिंग के बाद फिर फर्स्ट इंडिपेंडेंट पोस्टिंग होती है, तो अम्बासा सब डिवीजन में मैं थी। तो वो बेसिकली वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहाँ पे कनेक्टिविटी की इशू थी, और आपको पैदल मतलब ट्रैक करके, बेसिकली चल के नहीं, ट्रैक करके आपको जंगल का इलाका और ऐसे जो छोटी छोटी नदियां हैं उनको क्रॉस करके जाना है। बिल्कुल। तो वो किया हमने। शुरू शुरू में बहुत चैलेंजिंग मुझे लगा, लेकिन फिर बात वही आती है कि अगर आपको लोगों तक पहुंचना है तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो वहाँ की जो वर्किंग का एक्सपीरियंस था वो मुझे आगे भी फिर मेरी और जहाँ पे भी पोस्टिंग रही, डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग रही, स्पेशली त्रिपुरा में, उसने बहुत मुझे हेल्प किया। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नॉर्थ ईस्ट जब उसमें कैसे देखते हैं आप? देखिए, अर्बन सिटीज जो हैं उनके चैलेंजेस अलग हैं, कम्प्लीटली अलग हैं। और हम जो बात अर्बनाइजेशन की करते हैं आज, जब मेरी पोस्टिंग हुई तो फरीदाबाद स्मार्ट सिटीज में सिलेक्ट हुआ था। उस वक्त सिर्फ 2 ही शहर हरियाणा से सिलेक्ट हुए थे, करनाल और फरीदाबाद। तो उसका एक पूरा सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, उसमें क्या क्या प्रोजेक्ट लिए जाएंगे, एबीडी एरिया में क्या होगा, पैन सिटी सोल्यूशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का जो एक गाइडलाइन था उसके अनुसार कैसे काम होगा, तो वो सब किया। गुरुग्राम में जब मेरी पोस्टिंग थी तो कोविड एक्चुअली उस टाइम में आया, फर्स्ट वेव आई। तो चैलेंज वही था कि वहाँ पे बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कि उधर ही रह गए, क्योंकि उनका ट्रैवल शुरू में नहीं हो पाया था, लॉकडाउन लग गया था। तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को हमने बेसिकली जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर सेटअप हुआ था उसको सर्विलेंस और मॉनिटरिंग के लिए यूज किया। उससे पूरा हेल्थ रिलेटेड डेटा आता था। जो सिटी बस सर्विसेज थी गुरुग्राम सिटी बस लिमिटेड में, उसको हमने रिपर्पस किया टू ग्रोसरी वैन्स एंड मोबाइल टेस्टिंग लैब्स। तो ऐसा बहुत सारा चीजें हैं जो शहर का अलग एक्सपीरियंस रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शहर में गवर्नेंस थोड़ी सी और चैलेंजिंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पे जो पॉपुलेशन का प्रेशर है वो अब ज्यादा आ गया है सभी जगह, सिर्फ हरियाणा ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया। अगर हम शहरों की बात करें तो जिस तरीके से माइग्रेशन हो रही है और शहर पुराने बसे हुए हैं, और आप शहर को एकदम से पूरा सा रीडेवलप नहीं कर सकते हो क्योंकि वहां लोग रह रहे हैं। तो आप उस आबादी को कहाँ शिफ्ट करोगे कि अगर आपको कुछ नया करना है, तो वो एक एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, पॉलिसी मेकर के लिए, जो फील्ड एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके लिए ये पूरा चैलेंज है, जिसके लिए बहुत सारी अभी स्कीम्स भी आ रही हैं, रिहेबिलिटेशन की स्कीम्स आ रही है, स्लम रीडेवलपमेंट की स्कीम्स आ रही हैं। तो दैट इज ऑल अ वेलकम स्टेप, बट फिर भी ट्रैफिक की प्रॉब्लम, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम, फ्लडिंग की प्रॉब्लम, सैनिटेशन की समस्या, ये समस्या कहीं ना कहीं प्लस एंड माइनस में हमें सब जगह देखने को मिलती ही है। युवाओं को लेकर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, मोटिवेशन स्पीच भी आप लगातार, चाहे सोशल मीडिया पे हो या फिर ग्राउंड लेवल पर जाके आप करें जी। क्या चिंता है, क्या उम्मीदें की जाए, कि कैसे देखती है आप युवाओं को लेकर कि आज के दौर में ये चीजें जरूरी है? देखिए, हमारे देश की शक्ति युवा है, और इंडिया को ऑल ओवर दी वर्ल्ड बोला जाता है कि इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री। डेमोग्राफिकली जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, जो कि 15 से 45 का जो आयु वर्ग है, वो सबसे ज्यादा इंडिया में है। तो डेफिनेटली वो एक हमारा रिसोर्स है, लेकिन उस रिसोर्स को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, किस तरीके का उनको एजुकेशन दे रहे हैं, किस तरीके का हम उनको स्किल डेवलपमेंट दे पा रहे हैं, किस तरीके से वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, और किस तरीके से उनकी, मैं बोलती हूँ ना कि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। हाल ही में अनफॉर्चुनेटली जो ये जेनजी के प्रोटेस्ट हुए, मैं मिलेनियल हूँ और मैं मिलेनियल हूँ, जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ और मेरे दोनों बच्चे अल्फा हैं। तो अभी क्या है कि प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेसी में राइट है, लीगली अलाउड है, और अपनी डिमांड्स रखना, मांगे रखना सभी की जो है वो राइट है। लेकिन उस राइट के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है
कि हम क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं, हम क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। कि आपने देखा होगा कि किस तरीके के वर्ड्स माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ या और सीनियर पॉलिटिशियंस के खिलाफ और अदरवाइज भी, मतलब किस तरीके से इवन आर्मी, हमारी जो फोर्सेस हैं उनके लोग जो ड्यूटी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी बच्चों ने कैसे लैंग्वेज यूज करी। मैं मानती हूँ कि उनका गुस्सा था, रोष था, लेकिन क्या हम अपने गुस्से में उनको भी पछताना पड़ा। गलती मानी, मुझे नहीं लगता है कि सबने मानी होगी। इसका कारण भी मैं बोलती हूँ क्योंकि मैंने इसके लिए पहले एक वीडियो डाला, तो जब ये वीडियो डाला तो बहुत नेगेटिव कमेंट्स मेरी वीडियो पे मुझे सुनने को मतलब देखने पढ़ने को मुझे मिले कि मैम को अपनी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो इंश्योर कर रही हैं, या मैम ने उसके खिलाफ नहीं बोला, उसके खिलाफ नहीं बोला, और बेसिकली ना वो इस तरीके से जस्टिफाई करने वाली बात कि अगर गुस्सा होगा तो बोलेंगे ही, बट लैंग्वेज ही कहाँ से सीख रहे हैं बच्चे। तो मुझे नहीं लगता है संजीत जी कि आई एम सॉरी टू से कि सब लोगों को ये रियलाइजेशन है कि ये गलत है। तो एक तो चिंता वाला जो आपका पार्ट है, चिंता वाला पार्ट मेरा यही है कि हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएं, हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, लेकिन उस मॉडर्नाइजेशन के अंदर हम अपने संस्कार, हम अपनी वैल्यूज और हम ह्यूमंस हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम ह्यूमन हैं। कि आप अपने घर में भी अपने किसी के साथ झगड़ा होगा तो क्या आप गाली दे के बात करते हैं? सही बात। तो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय तो यही है कि हमारी एजुकेशन जैसी भी हो, लेकिन अगर हम मानसिक तौर पे अगर हम इस तरीके में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, हम ऐसा क्या कंटेंट देख रहे हैं, तो ये भी एक चिंता का विषय है। और मैं मानती हूँ कि कमियां सब जगह हैं। कमियां हमारी आज के दिन में एम्प्लॉयमेंट रेट भी हमारा हाई है, और वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करते हैं लेकिन सबको नौकरी नहीं भी मिल पा रही है, दैट इज अ फैक्ट, बट दैट डज नॉट मीन कि आप किसी भी लेवल तक जाएंगे। और साथ ही साथ में जो पोटेंशियल और उम्मीद की जो बात है, उम्मीद भी बहुत है। आप देखिए कि इतने सारे युवा संगठन हैं अब हमारे देश में, अलग अलग पार्ट्स में, जो कोई स्वच्छता पे काम कर रहा है, कोई एजुकेशन पे काम कर रहा है, और मतलब हर तरीके से जो हैं बच्चे। अब मैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जाती हूँ तो वहाँ पे सब यंग बच्चे ही हैं जो अपने कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, वो डिस्कशंस करा रहे हैं, सिंपोजियम्स करा रहे हैं, एमयूएम्स करा रहे हैं। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन है कि हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक किस तरीके से कहाँ इन्वेस्ट करें, ये बड़ा जरूरी है। नहीं, इफेक्ट है ये बात। दूसरा, सोशल मीडिया की बात की जाए, सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी, आप उसमें अच्छी चीजें क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो नेगेटिविटी आज फैलाई जा रही है ये पार्ट अलग हो गया। तो हाँ, ये तो चलो एक एपिसोड है, एक जनरल भी। हाँ। लेकिन आप इस पर भी सोशल मीडिया बहुत एक्टिव रहती है, जी जी। तो उसको पॉजिटिव वे में ना लेकर जो नेगेटिव चीजें आज समाज के सामने जो जा रही है, क्या उन पर कंट्रोल नहीं करना चाहिए, लोग नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, इसके साथ साथ एक चीज और मैं जोड़ दूँ कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से यूपीएससी को लेकर लगातार जिक्र करती है, वो जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं उनको मोटिवेट करती है। तो इस तरह की चीजों में और जो नेगेटिव पार्ट है बहुत फर्क है। एक तो उसका पॉजिटिव, अगर आप प्रयास करें सोशल मीडिया को, वो बेहतर है, लेकिन नेगेटिव चीजें उसको बहुत ज्यादा असर देखने को मिलती है। और एक और बात आप देखेंगे कि जो नेगेटिव चीज है वो वायरल ज्यादा होती है। हाँ, fact है। उसमें उसमें कंटेंट ऐसा होगा कि शायद लोगों को नेगेटिव चीजें देखने में मजा आ रहा है, शायद हमारा माइंडसेट ही ऐसा हो गया है, या हमने अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन कर लिया है कि हम वो ही कंटेंट, गंदा भद्दा कंटेंट ही हम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, इसलिए लोग बना रहे हैं। तो एक तो बात हो गई नेगेटिव सोशल मीडिया की, एक तो बात हो गई इन्फोर्समेंट, दूसरी बात हो गई सेल्फ रेगुलेशन। तो मेरे मानने में मैं ये मानती हूँ कि सेल्फ रेगुलेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे साइबर पुलिस और ये जितने भी हमारे जो साइबर लॉज हैं, डेफिनेटली दे आर देयर फॉर एनफोर्समेंट, बट वो क्या हर एक इंडिविजुअल को मॉनिटर करने के लिए अभी सक्षम है? हमारी जो देश की जनसंख्या है, क्या वो उसके लिए पर्याप्त है? आई थिंक वो सफिशिएंट नहीं है। तो इसलिए एज ए सिटीजन भी मेरी जिम्मेवारी बनती है, हर किसी की जिम्मेवारी बनती है कि मैं क्या सिर्फ उस कंटेंट को पैसे कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी बिना स्टैंडर्ड का कंटेंट डालूं, जिसमें कि मैं अब्यूजेस यूज कर रही हूँ, या फिर मैं न्यूड कंटेंट। देखिए, पहले मैं इस बात से मतलब हम लोग पॉर्न वर्ड से ही हम लोग अपने बचपन में शर्माते थे, और फोन तो था ही नहीं,
और आज इंस्टाग्राम पे ही मतलब सेमी न्यूड न्यूड सब कुछ कंटेंट अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि वो वो चीज कंज्यूम हो रहा है तो वो लोग उसको बना के डाल रहे हैं। इट हैज बिकम अ सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर देम। तो ये सब चीजें मेरे को लगता है कि ये एक सेल्फ रेगुलेशन इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और चाहे मेल हो फीमेल हो दोनों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये है कि बच्चों से मेरी स्पेशली अपील है कि कोई भी नेगेटिव कंटेंट है तो उसको बिना वेरीफाई किए शेयर मत कीजिए। कई बार चीजें गलत भी होती हैं और वो नेगेटिव चीजें जो हैं वो दे स्प्रेड मोर लाइक फायर। Therefore, it is very, very important that we, we don't become part of this negative propaganda. और जो आपका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का यूपीएससी रिलेटेड, हाँ तो यूपीएससी की तो एक्चुअली लगभग अब 3-4 साल तो हो चुके हैं कि कोविड के टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट आई बच्चों की, क्योंकि उस टाइम क्या हो गया था कि इंस्टीट्यूट्स वगैरह फिजिकल तो नहीं चल रहे थे तो ऑनलाइन एजुकेशन में गए। तो कुछ यूनिवर्सिटीज के पहले कॉलेजेस के बच्चों ने मुझे इनवाइट करना शुरू किया ऑनलाइन सेशंस के लिए। कुछ फिर वैसे सोसाइटीज ने शुरू किया। तो कुल मिला के मुझे यही लगता है कि जो भी अभी तक थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है, अगर उस एक्सपीरियंस से किसी को फायदा मिले तो डेफिनेटली आई शुड हेल्प। तो मेंटरिंग मेरा एक पैशन बन गया। धीरे धीरे मैंने सिविल सर्विसेज में बोलना शुरू किया। उसके बाद अब मैं जो लाइफ स्किल से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जैसे कि हाउ टू हैंडल फेलियर, कम्युनिकेशन स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना, टाइम मैनेजमेंट, जो कि हर बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है। ये थीम्स भी अब मैंने धीरे धीरे डेवलप की हैं और ये बच्चे बहुत लाइक करते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, कि फेलियर को कैसे हैंडल करना है, स्ट्रेस को कैसे कम करना है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे कैसे काम करना है। तो ये सब चीजें हैं, मैं मानती हूँ कि क्योंकि प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी मैंने अपने जीवन में की ही है और करती आ रही हूँ, तो इसलिए जो एक्सपीरियंसेस मेरे हैं या मैं इतने लोगों से मिलती हूँ तो उनमें से किसी ना किसी की लाइफ से कुछ ना कुछ हम जरूर सीखते हैं। तो उनके एक्सपीरियंसेस जब मैं ऐड ऑन करती हूँ तो ये थोड़ा सा लगता है बच्चों को कि क्रेडिबिलिटी है। बिल्कुल जी बुक की बात की जाए, नेशनल कॉलिंग जी 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 आपने शुरुआत की, इसको लिखा, क्या किस उद्देश्य के साथ आपने? मेरा यही प्रयास था कि क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं सिविल सर्विसेज के बारे में, उनको क्लैरिटी नहीं होती है और ना ही सब लोग लेक्चर्स ले सकते हैं या मेरे तक एक्सेस है। तो फिर मेरे को लगा कि थोड़ी बहुत जो स्ट्रैटेजी का पार्ट है और कुछ एक्सपीरियंसेस है वो इन द फॉर्म ऑफ अ बुक मैं कंपाइल करूँ। तो ये मेरी फर्स्ट किताब है, नेशन कॉलिंग, होलिस्टिक अप्रोच टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज। नाम भी और इसमें किरण रिजिजू सर, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर, उनकी तरफ से इसको लॉन्च किया गया था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने काफी सारी यूनिवर्सिटीज में विजिट रही तो बुक के बारे में भी डिस्कशन रहा। और आगे भी लिखने का मेरे माइंड में है। तो अभी कुछ कुछ थीम्स हैं कि मैं और स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, मेंटर करने के लिए मैं पब्लिक डोमेन में और भी लिखूंगी और भी बुक्स, जैसे भी टाइम लगेगा धीरे धीरे मैं पब्लिश करूंगी। एआई को लेकर आप क्या देख रहे हैं? एआई को लेकर जिस तरह से आप प्रशासनिक चीजें देख लीजिए और अन्य चीजें देख, एआई के बारे में आप क्या सीखना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे एआई? देखिए सबसे ज्यादा मैं फ्रैंकली एक्सपर्ट नहीं हूँ इस पे। और एक बात जरूर है कि many departments, in fact most of the departments are now using AI in one form or the other, चाहे वो गवर्नमेंट का विभाग हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सब जगह रिसर्च है, सब जगह एआई टूल्स की यूटिलिटी हो रही है। और हमने देखा अभी फरवरी में किस तरीके से एआई समिट भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में वो समिट हुआ, उसमें इंटरनेशनल डेलीगेट्स कितने सारे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो गवर्नेंस की बात अगर करूँ मैं एज एन ऑफिसर, तो ये बहुत अच्छा है। डिजिटल चीजें आएंगी तो लोगों की लाइफ में सहूलियत भी होती है। हम देखते हैं कि जब डिजिटल इंडिया मिशन भी लॉन्च हुआ तो काफी सारी ऐसी सर्विसेज जिसके लिए पहले लोगों को लाइनों में लगना पड़ता था, वेट करना पड़ता था, वो सारी सर्विसेज अब ऑनलाइन अवेलेबल है। तो एआई इज डेफिनेटली अ वेरी पॉजिटिव टूल विच इज गेटिंग अवेलेबल। बस उसके साथ एक चीज ये जरूर मैं बच्चों को बोलती हूँ कि एक तो अपने
जो थिंकिंग कैपेसिटी है हर इंडिविजुअल की वो यूनिक है। तो एआई कैन नेवर रिप्लेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस अगर आप सब चीजों के लिए ही सपोज चैट जीपीटी यूज कर रहे हो तो आपकी खुद की थिंकिंग पावर खत्म हो जाएगी। तो यूज इट टू द मिनिमल एटलीस्ट एज अ स्टूडेंट। आप इसको सप्लीमेंट करने के लिए, उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए यूज कर सकते हो, बट नॉट एज अ बेसिक कि कोई भी असाइनमेंट मिल रहा है उसमें कीवर्ड्स डाले और उसको बोला आप हमें बना के दो। तो वो तो फिर अगर वो सेम कीवर्ड्स आपके दूसरे फ्रेंड ने भी डाले उसको भी सिमिलर ही मिलेगा। तो नंबर ज्यादा किसको मिलेंगे? किसी को नहीं मिलेंगे। तो आपकी जो यूनिकनेस है उसको आपको मेंटेन रखना है। आपकी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है दैट कैन नेवर बी रिप्लेस्ड बाय एआई। एंड आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स वन मोर थिंग कि एआई फॉर मी आल्सो मीन्स आध्यात्मिक इंटेलिजेंस। तो आध्यात्मिक इंटेलिजेंस क्या है? कि अपने आप को जानना। तो एक स्टूडेंट के लिए या एक टीचर के लिए या मेरे जैसे ऑफिसर के लिए या इवन आपके लिए खुद को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, और मैं क्या करियर ऑप्शन चूज करूं या मेरी लाइफ का क्या पर्पस होना चाहिए। तो वो अगर आपके पास आंसर धीरे धीरे, हो सकता है एक बार में नहीं मिलेगा, धीरे धीरे अगर आप प्रोग्रेस करते रहेंगे उस फिलॉसफी पे, उस आइडिया पे, तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। सो दैट इज माय फीडबैक टू स्टूडेंट्स। एंड लास्ट में इसके लिए मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि एआई के जो भी टूल्स बना रहे हैं तो उसको ह्यूमनाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसमें जो ह्यूमन एलिमेंट है वो किसी भी टेक्नोलॉजी में उसको मिला के ही हम जो है गवर्नेंस इफेक्टिव कर सकते हैं। हाँ ना, ताकि मिल बढ़ना है वो, कि उसी पे निर्भर हो जाती है। जी। फिटनेस की बात की जाए, मैम फिटनेस को लेकर झज्जर में भी आपका अभियान चला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ एक ये बड़ा अभियान, हाँ फिटनेस का भी। और क्या कहना चाहिए फिटनेस को लेकर? दूसरा, आपने कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी अभी पूरी की है पिछले साल, हाँ पिछले साल की है, और उसमें भी बहुत सारी चुनौतियां आपको देखने को मिली। उसमें फिटनेस का अगर मैटर देखा ही जाता है तभी इंसान ये चीजें कर पाता है, तो दोनों चीजें कैसे देखते? आई थिंक मोर देन फिटनेस हमारा जो स्वास्थ्य है, तो वो स्वास्थ्य हम किसी भी नजरिए से देख सकते हैं कि हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है और हमारा मानसिक स्वास्थ्य है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। तो झज्जर में जैसे मैं आई तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम थे जो कि हमने फिर, जैसे आपको ध्यान होगा कि जब रात्रि ठहराव होता था गांव में, फिर उसके अगले दिन सुबह जब ये स्पोर्ट्स कराते थे तो उसमें मेरी कोशिश रहती थी कि जो वहां पे गांव में महिलाएं हैं उनके लिए ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स कराया जाए, मटका रेस और टग ऑफ वॉर, जो कि महिलाएं भूल चुकी हैं अपने दिनचर्या में। और उनको यही इनकरेज हमने किया, कोशिश की कि एटलीस्ट चाहे आप सुबह आधा घंटा ही अपने लिए निकालिए, वॉक कीजिए। आपके वहां आंगन में पार्क है नहीं है, आपकी कॉलोनी पार्क है या नहीं है, बट एटलीस्ट कुछ ऐसी जगह तो होगी जहाँ पे आप गली में वॉक करने जा सकते हो। तो मुझे लगता है कि सबके लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा सेल्फिश हो जाना अपने टाइम को लेके। और मेरी लाइफ में ये रहा कि मैं कभी भी उस तरीके से फिटनेस के लिए ये नहीं थी, मतलब बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म नहीं था मेरा। तो पहले त्रिपुरा में पोस्टिंग रही, पहले तो पढ़ाई करते करते, आपको पता ही है कि यूपीएससी पढ़ाई कर रहे हैं तो टाइम वैसे ही बहुत कम रहता था। फिर त्रिपुरा में वहां नौकरी की, तो शादी के साथ साथ फिर बच्चे हो जाना, फिर ऑफिस का कार्यभार संभालना, तो इट इज नॉट इजी एज एन ऑफिसर, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर टू मैनेज एवरीथिंग। फिर धीरे धीरे यही रियलाइजेशन आई कि अभी जैसे 30s में एंटर कर गए, फिर जब 40s में जब एंट्री हो गई तो फिर लगा कि अब तो कर लेना चाहिए ध्यान, क्योंकि अदरवाइज देन ऐसा ना हो कि कोई बीमारी लग जाए और फिर उसके लिए आपको डेली मेडिसिन खानी पड़ गई। तो यही सब सोच के फिर मैंने जैसे थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज झज्जर में स्टार्ट की। फिर देन आई वाज ब्लेस्ड विद माय सेकंड चाइल्ड, फिर मेरी त्रिपुरा में पोस्टिंग रही, तो थोड़ा थोड़ा मैं करती रही। ये ट्रैकिंग वाला तो बेसिकली मैंने 2 साल पहले ही स्टार्ट किया। ट्रैकिंग इससे पहले मैंने कभी नहीं की थी, सिर्फ एक लवासना मसूरी में 2008 में एक ट्रैक किया था, वो भी एक मैंडेटरी ट्रैक होता है। चुनौतियां तो इसमें तो वो तो कैलाश मानसरोवर यात्रा पिछले साल की, और इस साल अभी हाल ही में मई में मैं एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक करके आई। तो चुनौतियां तो है डेफिनेटली, क्योंकि लंबे लंबे जर्नीज हैं, आपको कई कई दिन मतलब
10-12 दिन आपको रेगुलर चलना ही चलना है, और रहने की व्यवस्था नहीं है, ठंड बहुत है, तो मेंटली भी आप थक जाते हो, नहाने की फैसिलिटी नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है प्रॉपर। तो ये सब चीजें हैं कि हाइजीन, हेल्थ, कोल्ड और चलना, बॉडी में थकान भी होती है मान लीजिए, और हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस का बहुत रिस्क रहता है कि वहां ऑल्टीट्यूड में जाके अगर आपकी तबीयत और खराब हो जाए देन इट इज इवन मोर चैलेंजिंग। तो मुझे लगता है धीरे धीरे मैंने अपने आप को फिजिकली तैयार किया, धीरे धीरे मैं बहुत ज्यादा जिम वगैरह तो नहीं करती हूँ, बट आई एम वेरी रेगुलर विद माई वॉक्स। पार्क में मेरा ये है कि 1 घंटा में देने का अपना मेरा रहता ही है, डेली का शेड्यूल है। लेकिन महिलाओं के सेल्फ डिफेंस के लिए तो आप बहुत सारी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से भी, वैसे भी कॉलेज में, संस्थानों में जाकर आप करती हैं, बताती हैं हाँ। महिलाओं को, और होना भी चाहिए महिलाओं को। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमारा एक एक्चुअली क्या है कि विशेष रूप से दिल्ली की अगर हम बात करें तो बहुत सारे इंसिडेंट्स पढ़ते हैं हम कि यहाँ पे बच्ची के साथ हो गया या महिला के साथ हो गया, बुजुर्ग भी हो सकती हैं, वो छोटी बच्ची भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं समाज में अभी क्राइम रुका नहीं है, मैं ये बोलना चाहूंगी। तो इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी बेटियों को सशक्त बनाएं, उन्हें एम्पावर करें। इसी उद्देश्य के साथ एक एनजीओ है जिसका ये प्रोग्राम को मैंने सपोर्ट किया, और वो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कराते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, आरडब्ल्यूएस में, और दिल्ली पुलिस के साथ उनका कोलैबोरेशन है। तो कोशिश यही है कि एटलीस्ट अगर कोई वारदात होने वाली हो या कोई ऐसा आभास हो तो बच्ची कुछ कॉन्फिडेंस के साथ उसको अवॉइड कर पाए, क्योंकि कई बार तो क्या होता है कि माइंड ब्लैंक जाता है, आपको पता ही नहीं लगता है कि क्या करना है। एटलीस्ट शोर मचाना है या फर्स्ट रिस्पॉन्स कुछ करना है, तो एटलीस्ट वो उसका कॉन्फिडेंस बच्चियों में आए, तो ये प्रयास है। अच्छा प्रयास है, ये करना चाहिए हर इंसान को। बात की जाए मैम लास्ट में बस यही है कि आप हरियाणा से हैं, पानीपत से, शायद आप पानीपत से हैं। सॉरी, मेरे फादर पानीपत से भले ही बिलोंग करते हैं, मेरी एजुकेशन दिल्ली में हुई है। दिल्ली में एजुकेशन तो काफी रहा, लेकिन हरियाणा के लोगों को आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका लगाव बहुत ज्यादा है हरियाणा के लोगों से। जी, हरियाणा से भी और पूरे देश से ही मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि पोस्टिंग बहुत सारी हरियाणा में सबसे रही है। नहीं, हरियाणा में 4 ही साल रही मैं, बस वो ये है लोगों को ऐसा शायद उनका प्यार ज्यादा है कि उन्हें लगता है मैं ज्यादा टाइम रही, बट था मेरा 4 साल के टेन्योर। तो यही बोलना चाहूंगी कि जो भी शक्ति है वो हमारे अंदर ही है। बेसिकली ऑल पावर इज विद इन यू एंड वी कैन अचीव एवरीथिंग, है ना, जो स्वामी विवेकानंदा जी ने भी कहा कि यू कैन अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो इम्पोर्टेंट यही है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपका लाइफ का पर्पस क्या है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, और उसको आइडेंटिफाई करते हुए हम उस तक कैसे पहुंचेंगे, उसका रोड मैप एक हमारे पास होना चाहिए। मतलब कि एक क्लूलेस लाइफ जीवन का कोई फायदा नहीं है, फिर हमें लगता है कि हमने 5 साल गवा दिए। तो एक स्ट्रैटेजी के साथ में हम हर साल में, इस साल में ये करेंगे, अगले साल में ये करेंगे, कुछ एक लैंडमार्क्स अपने लिए दें, और फिर ये भी कोशिश करें कि हमारे इस प्रयास से हमारे क्या आसपास के जीवन में कुछ बदलाव ला पा रहे हैं, या हम समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं, सोसाइटी के लिए कर पा रहे हैं। और ये मैं सिर्फ एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नहीं कह रही हूँ, मैं एक सिटीजन ऑफ इंडिया के रूप में ये कहना चाहूंगी बात कि हम हर लेवल पे, हर कैपेसिटी में अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और सबके पास ये जरिए हैं। बस जरूरत क्या है कि हम किस चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं या किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं। तो यही है कि ये देश बहुत सुंदर देश है, बहुत जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते हैं, बहुत समृद्ध देश है, और इतना आगे जो जाना है तो वो हम सबके कंट्रीब्यूशन के साथ ही हो पाएगा। और एंड में एक चीज और बोलना चाहूंगी, खासकर महिलाओं को, कि चैलेंजेस हमारी लाइफ में हमेशा ज्यादा रहे हैं और ज्यादा आएंगे भी, क्योंकि अभी भी समाज पैरिटी पे नहीं गया है, अभी भी समाज इक्वल नहीं हुआ है। इसलिए मैं जोड़ना चाह रहा था मैम, पिताजी की बात से मुझे ध्यान में आया था, उनका जी का जिक्र जैसे ही आपने लिया, पानीपत से बहुत सारे पोस्ट में आपने भावुक पल लिखते थे, यादें बहुत सारी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आपको
आगे किया, जी बेटी को मेरे तो बाहर नहीं फादर जाता ने। है। हाँ, हाँ हाँ तो वही उसी में मैं जोड़ना चाहता, आप खुद ही बोल रहे हैं। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को, विशेषकर हमारी बहनों को, लड़कियों को हम्म। दबाना नहीं चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए जी कि जी बिल्कुल। तो मेरे फादर ने एक्चुअली, हम जैसे पानीपत से फैमिली बिलोंग करती है, तो हमारी फैमिली में, ये 2003-4 की बात है, 20 साल से पहले, हम्म, कि यूपीएससी का तो किसी ने नाम सुना ही नहीं था। बिजनेस क्लास फैमिली रही। हम्म, तो जब इसके बारे में मैंने बात की घर में, तो कोई एग्री नहीं किया इनिशियली हम्म, कि मैं क्यों जाना है यूपीएससी। मेरा श्रीराम कॉलेज से ये ग्रेजुएशन हो गया था और मैं सीएस कर रही थी। सीएस में भी लास्ट स्टेज के एग्जाम्स मेरे थे एंड मेरा सिलेक्शन हो गया 2 अच्छी एमएनसीज में थ्रू कॉलेज प्लेसमेंट। तो यही आया सवाल कि क्यों जाना है, फिर जाएंगे तो कहाँ पोस्टिंग होगी, क्या कार्डर मिलेगा। और लड़कियों के लिए विशेषता यही बोलते थे कि ज्यादा पढ़ लिख जाएगी तो शादी करने में दिक्कत आएगी, इतने पढ़े लिखे लड़के कहाँ मिलते हैं, हमारे समाज के नहीं मिलेंगे। ये सब बहुत सारी चीजें हैं। और हरियाणा में तो हम देखते ही आए हैं कि थोड़ी सी और ज्यादा ही थी उस टाइम पे एटलीस्ट, अब तो काफी बदलाव आ गया है। तो मुझे 5-6 महीने लगे कन्विंस करने के लिए। फिर पापा ने पूरा देखा कि मेरा बहुत मन है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप करो। और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो सपोर्ट उनका नहीं रहता, मेरे पेरेंट्स का, तो शायद मैं जहाँ पे आज हूँ वो नहीं होती। वो तो, उसमें तो बात फैक्ट ही है कि ड्रीम्स तो थे मेरे, लेकिन अगर वो सपोर्ट नहीं रहता, पापा ने सपोर्ट किया। उसके बाद मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड आदित्य यादव, उन्होंने शादी के बाद वो आईआरएस ऑफिसर बने। और आज मेरे डेली के जीवन में उनका इतना सपोर्ट है। मैं जो इतने ये ट्रैक्स आपने बोला कि मैं ट्रैक करने जा रही हूँ, या मैं लेक्चर्स के लिए आउट स्टेशन जा रही हूँ, या इवन फॉर दैट मैटर त्रिपुरा में पोस्टिंग रहेगी, तो अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं कैसे करती। तो हम ये सिर्फ पेरेंट्स की जिम्मेवारी नहीं है, ये स्पाउसेस की भी जिम्मेवारी है, मेल हो फीमेल हो, कि हमें एक दूसरे का सपोर्ट कैसे करना है। और अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आपकी शक्ति दुगनी भी नहीं, तिगनी और ज्यादा मल्टीप्लाई होती है। क्योंकि आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपका जो इमोशनल स्ट्रेंथ है, और आपका जो एक कहते हैं ना कि अगर कोई दुखी है तो सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि उसको कोई जरूरत है। तो इस तरीके के रिश्ते, मुझे लगता है डिजिटल एज में हम कैसे इनको भी संभाल के रखें, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, बेहद अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू। करके। डिजिटल की बात आई, डिजिटल भास्कर ही आपका इंट्रो लेना है। जी 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 डिजिटल जी। भास्कर के बारे में अगर कोई बात, अगर अपने देखते हो क्या कहना चाहेंगे, कोई बात हो, क्योंकि डिजिटल युग है तो भास्कर ने डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है। हाँ नहीं, बहुत अच्छे प्रयास हैं। और एक बड़ी इम्पोर्टेंट जो मैंने बात नोटिस की, हालांकि मेरे बहुत ज्यादा इंटरव्यूज तो नहीं हुए हाल ही में भास्कर पे, बट फिर भी जितने भी न्यूज फीड वगैरह देखते हैं कि वो बहुत ही आम लोगों से जुड़ने वाला कंटेंट होता है और उसका सर्कुलेशन भी बहुत वाइड है। तो उनको जो उनके प्रयास हैं कि अच्छी खबरें, सच्ची खबरें और वेरीफाइड खबरें वो लेके आते हैं, उसके लिए मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। और डिजिटली भी ये तो सबकी जिम्मेवारी है ही कि जो भी कंटेंट जा रहा है वो प्रॉपरली वेरीफाइड हो। तो वही मेरी उनके लिए शुभकामनाएं हैं। और एंड में एक मुझे जस्ट छोटी सी कविता, क्योंकि आप संदेश मेरे से पूछ रहे थे, तो मैं यहाँ पे अर्जुन सिसोदिया जी की एक कविता है जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स है। एक्चुअली मैंने भी कहीं पे सुना है इसे 2 साल पहले, और अब जहाँ पे भी लाइफ की बात होती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं बच्चों के साथ भी बहुत शेयर करती हूँ। तो उनकी पंक्तियां है ये: अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है, अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है, और समय की शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है, और समय की शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है ये अनवरत लड़ा जाता, है ये अनवरत लड़ा जाता, होता युद्ध विराम नहीं है ये अनवरत लड़ा जाता, होता युद्ध विराम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। तो लाइफ इज अ बैटल। अब आप इसको चूज करें कि आपको इससे हार मान लेनी है या आपको आगे बढ़ना है। और मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस है बेसिकली, जो मेरी लाइफ की गाइडिंग फिलोसफी है, चैलेंज योर ओन लिमिट्स। तो मेरा वही स्टेटस है कई सालों से, चैलेंज योर ओन लिमिट्स। ये 4 शब्द हैं, 4 शब्द हैं, चैलेंज योर ओन लिमिट्स। और मैं इसी को फॉलो करती हूँ कि मेरी जो क्षमताएं हैं उसको और कैसे बढ़ाऊं, उससे और आगे कैसे जाऊं।
तो मुझे लगता है यही जीवन है कि सबसे मिलते रहिए, खुश रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुश रहना है, सबसे सीखते रहना है, और अपनी इच्छाओं के लिए अपनी जो शक्ति है उसका पॉजिटिव प्रयोग करते रहना है। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू Thank सो you. मच। तो आईएएस अधिकारी सोनल गोयल जी से आपने सुना, बहुत सारी चीजें आपके समक्ष उन्होंने रखी। उम्मीद करते हैं ये जो पॉजिटिव वाइब्स आप लोगों को मिले हैं वो आप जहन में उतारेंगे। और सीधी तौर पर जो अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने एक बात कही, मेहनत कभी खराब नहीं जाती, ये सीधी और स्पष्ट बात। आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जरूर एक नई दिन आप सफल होंगे। दैनिक भास्कर के लिए झज्जर से संजीत कवना।